So hello everyone and welcome back my YouTube channel S3 Tech Education। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डेटाबेस से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। सो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का मीनिंग है, इस वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो वहां पे हमने डिस्कशन किया था जब भी हमारी एक मेन ओरिजिनल टेबल है उसको हम मल्टीपल पार्ट में डिकम्पोज करते हैं, लाइक जो आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है R1 एंड R2। तो जब डिकम्पोजिशन किसी टेबल का करते हैं तो हमें उसमें एक जो मेन प्रॉपर्टी चेक करनी रहती है कि हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो लॉस लेस डिकम्पोजिशन है कि नहीं, राइट। अगर लॉसी डिकम्पोजिशन वो होगा तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी हमें मेंटेन करना पड़ेगी जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे कि हमारा जो रिलेशन का डिकम्पोजिशन हुआ है, जो दो पार्ट में तोड़ा गया है R1 एंड R2, इसको लॉस लेस डिकम्पोजिशन होना चाहिए। और लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मीनिंग सिंपल सा है कि उसमें जो ओरिजिनल डेटा मेरा इस टेबल में है R1 में, वो बराबर डेटा हमारा प्रिजर्व होना चाहिए। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है जब भी हम रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी को हमें मेंटेन करना है, वो प्रॉपर्टी है हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको यहाँ पे मैं समझता हूँ और सिंपल सा एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मेरी ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो सेट है उसमें तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी इस एग्जांपल में ली है। सपोज एक डिपेंडेंसी FD1 है जिसमें आप देख रहे हो कि B डिपेंडेंट है और वो A पर डिपेंड करता है, राइट। B डिपेंडेंट है और जो A पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल रिलेशन में जब भी A की वैल्यू आएगी, जब जब A की वैल्यू आएगी तब तब B की वैल्यू रिपीट होना है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मैंने इसको डिकम्पोज कर दिया तो डिकम्पोजिशन के बाद भी क्या ए एरो बी मेंटेन है, मींस आफ्टर द डिकम्पोजिशन क्या ए और बी में जो डिपेंडेंसी ओरिजिनल फंक्शनल सेट में थी वो अभी भी प्रिजर्व है या नहीं। अगर ऐसा है, ए डिपेंडेंसी मुझे आफ्टर डिकम्पोजिशन भी मिलती है, तो मैं बोलूंगा कि मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। ऐसे ही मैं सेकेंड डिपेंडेंसी के लिए चेक करूंगा कि मेरी जो सेकेंड डिपेंडेंसी ए एरो सी है, क्या ए एरो सी आफ्टर डिकम्पोजिशन जो दो रिलेशन मेरे बने हैं R1 एंड R2, इन दोनों रिलेशन में ए एरो सी मेंटेन है क्या। अगर ए डिकम्पोजिशन के बाद भी ये रिलेशन मेंटेन है तो मैं बोलूंगा ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 थी ये मेरी डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। तो इसी तरीके से मुझे सिंपल सा ये चेक करना है कि जो डिकम्पोजिशन के बाद जो मेरा लॉजिक है, डिकम्पोजिशन के बाद जो मेरी ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी सारी, वो क्या एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो डिपेंडेंसीज है वो प्रिजर्व है। अदरवाइज मेरी डिपेंडेंसी क्या है, प्रिजर्व नहीं है। इसका मीन्स हमने कुछ ना कुछ डेटा को अपना लॉस किया है। सो दिस इज द सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का। अब मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ। जो मैंने अभी बात की सेम, कि हमें ओरिजिनल किसी न किसी एक टेबल में वो डिकम्पोजिशन, वो डिपेंडेंसीज मिलना चाहिए, या तो R1 में मिलना चाहिए या फिर R2 में मिलना चाहिए। जो मेरी ओरिजिनल डिपेंडेंसीज हैं वो R1 में मिलना चाहिए या R2 में मिलना चाहिए। और अगर इन दोनों में सपोज वो एट्रीब्यूट नहीं है तो उनके जो ड्राइव होके जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें वो डिपेंडेंसीज मुझे मिलना चाहिए। और अगर ऐसा मिलता है तो मैं बोलता हूँ कि मेरी डिपेंडेंसी कैसी है, प्रिजर्व है। सिंपल सा है, या तो R1 में वो डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो या R2 में डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो या उनके कॉम्बिनेशन पे। तो इसको जब मैं अभी एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करूंगा तो वहां पे और डिटेल से क्लियर होगा कि कैसे हम चेक करते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी उस टेबल में प्रिजर्व है या नहीं। सो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने कंसीडर किया जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन है A B C D, और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट भी यहाँ पे आपको दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 डिपेंडेंसी है। B मेरा डिपेंड करता है A पर, C डिपेंड करता है B पर, D डिपेंड करता है C पर एंड B डिपेंड करता है D पर। ये मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलरेडी गिवन है। आफ्टर द डिकम्पोजिशन इस रिलेशन R को तीन पार्ट में डिकम्पोज किया गया, R1 R2 एंड R3 में, राइट। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या जब मैं इसको डिकम्पोज करता हूं तो क्या मेरी ओरिजिनल जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट था
क्या ये प्रिजर्व है या इस डिकम्पोजिशन के बाद, इसको मुझे चेक करना रहेगा। ये न्यूमेरिकल जनरली गेट के एग्जाम में, आपकी थ्योरी यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसके सॉल्यूशन को दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पहले स्टेप्स में हम ये निकालेंगे कि जो मेरी डिपेंडेंसीज हैं वो किस तरीके से हैं। सपोज एक रिलेशन मैंने R1 बनाया था, एक मैंने R2 बनाया और एक रिलेशन मैंने क्रिएट किया R3। तो सबसे मेरा पहला काम है कि मुझे इन रिलेशन में ये चेक करना है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे अगर मैंने बात किया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ और इस में अगर A, B दो एट्रीब्यूट हैं, तो सिंपल सा इसमें 4 कॉम्बिनेशन डिपेंडेंसीज के बन सकते हैं। A एरो B एरो A एरो A या B एरो B। ये मैक्सिमम 4 डिपेंडेंसी इस सेट में बन सकती हैं। तो इन 4 डिपेंडेंसीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो ये दो डिपेंडेंसीज हैं A एरो A एंड B एरो B, दिस इज ए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी डिपेंडेंट सबसेट हो डिटर्मिनेंट का, तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला वीडियोज है उसमें इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। मतलब जो मैं डिपेंडेंट और डिटर्मिनेंट का अगर मैं डिटर्मिनेंट और अगर मेरा x एरो y में है, मैं अगर x का और y का इंटरसेक्शन निकालता हूं तो नल फाई नहीं होना चाहिए, तो उसको मैं बोलता हूं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हो कि दिस इज नॉट ए दिस इज ए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ए और बी के सबसेट में नल नहीं है। तो इसका सिंपल सा जो मेरा बताने का मतलब ये है कि जब भी हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट उस टेबल में एग्जिस्ट करती हैं, तो इनको हमें कंसीडर नहीं करना है। जितनी भी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनेंगी उनको मुझे अपने इस सेट में नहीं लिखना है। तो अब मैं अगर देखता हूं कि इसके अलावा मेरे पास दो डिपेंडेंसीज मिलती हैं, एक तो A एरो B और B एरो E। अब मुझे चेक करना रहेगा कि इन दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज में कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो R1 में एग्जिस्ट करेंगी लॉजिकली। तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी डिटर्मिनेंट है उसको मैं सबसे पहले उस डिटर्मिनेंट का क्लोजर निकालूंगा। मुझे इस पहली डिपेंडेंसीज में A लेफ्ट साइड में है, A इधर लेफ्ट साइड में है, तो इसका मैं क्लोजर निकालूंगा। और क्लोजर चेक किससे करूंगा? क्लोजर चेक करूंगा इस ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट से। इस सेट का मैं यूज करूंगा क्लोजर को निकालने के लिए। तो जब मैंने इसका क्लोजर निकालने की कोशिश की तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें A आएगा, ऑलरेडी A पहले से रहता है। A से B आएगा, B से C आएगा, और एक सेकंड जस्ट, हाँ A से B आएगा तो इसमें B भी आ जाएगा, और B से मैं देखता हूं तो C भी आएगा, या और भी फंक्शनल डिपेंडेंसी पूरी कंप्लीट बनेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा डिपेंडेंट जो मेरा डिपेंडेंट था वो अगर इस सेट में आ जाता है तो मैं इसको बोलता हूं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी क्या करती है? A एरो B इसमें क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, राइट। अब मैं इसको चेक करता हूं दूसरी वाली डिपेंडेंसीज को, क्या B एरो B इस सेट में एग्जिस्ट करेगी। तो सिंपल सा रूल है, फिर से इसको ध्यान से देखेंगे। मैं B का क्लोजर निकालूंगा क्योंकि डिटर्मिनेंट का मैं क्लोजर निकालूंगा, और डिटर्मिनेंट की क्लोजर में चेक करूंगा कि क्या उसका डिपेंडेंट आता है कि नहीं। और इसको चेक कहाँ से करूंगा? अपने ओरिजिनल रिलेशन से। तो B ऑलरेडी इसमें मिलेगा। B से मैं देखूंगा क्या B से कुछ ड्राइव हो रहा है यहाँ पे, तो B से ड्राइव नहीं हो रहा। B से C होगा तो मैंने इसको C ले लिया। C से D होगा और D से B होगा, मतलब C से D होगा और D से B होगा। दिस इज ए क्लोजर ऑफ B प्लस। क्या यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसको मैं चेक कर रहा था उसका डिपेंडेंट इसमें आया है, मतलब A इसमें आया इस सेट में, A इस सेट में कहीं पे भी नहीं आया है। इसका मतलब है A डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? इसको मैं और आगे के एग्जांपल से देखूंगा यहाँ पे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से चेक करते हैं। अब सेम प्रोसेस को मुझे रिपीट करना है अपने दूसरे रिलेशन के लिए।
इसके लिए भी मैं सेम चेक करूंगा क्या इसमें मेरा रिलेशन में है बी कॉमा सी, मतलब बी और सी में तो जितनी भी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं बी एरो बी सी एरो सी उनको मैं कंसीडर नहीं करूंगा इसमें, और सिंपल सा मैं लिखता हूँ बी एरो सी एंड सी एरो बी, ये दो डिपेंडेंसीज यहाँ पे मिलेंगी। अगर मैं इनको चेक करूँ सिंपल कि इसमें कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है, तो मैं अपने बी प्लस का क्लोजर निकालूंगा और इसको चेक करूंगा अपने ओरिजिनल सेट से, तो बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा और बी ऑलरेडी इसमें है। इसका मतलब है इसका डिपेंडेंट जो था वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है इसके सेट में। इसका मतलब ये डिपेंडेंसी हमारी क्या करेगी, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ओके, ये डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अब मैं आ जाता हूँ तीसरे पे सेट का, इसका सेट का निकालता हूँ मैं डिपेंडेंसी का। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, सी का क्लोजर निकाला मैंने, सी का क्लोजर निकालने पर सी ऑलरेडी आएगा, सी से डी आएगा और डी से बी आएगा, डी से बी आएगा। ओके, डी से बी आएगा। इसका मतलब है सी के क्लोजर में बी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये डिपेंडेंसीज भी इस जो हमने डिकम्पोजिशन किया है उसमें एग्जिस्ट करेगी। तो ये डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट करेगी। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे रिलेशन की तरफ और उसको भी चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या है। ओके, सो ये मेरा रिलेशन है R3। इस R3 में मैं देखता हूँ तो B और D है, और ऑब्वियसली B और D के कॉम्बिनेशन में B एरो D बन सकती है, एक D एरो B बन सकती है, दो डिपेंडेंसीज बन सकती हैं। तो सेम प्रोसेस है, चेक करने के लिए मैं B का क्लोजर निकालूंगा, B के क्लोजर में B आएगा, जो B के बाद C आएगा क्योंकि B से C ड्राइव हुआ है, C से D आएगा। इसका मतलब ये डिपेंडेंसी यहाँ पे D से B ऑलरेडी आएगा, मतलब ये एग्जिस्ट करती है। इसके बाद मैं डी का क्लोजर निकालूंगा, तो डी के क्लोजर में डी ऑलरेडी आएगा, बी आएगा, बी से सी आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। सिंपल सा मीनिंग है कि मेरा जो टारगेट था कि क्या इसको आगे भी हो सकता है, पर क्वेश्चन ये है, इसको चेक कर लेते हैं। डी, डी से बी, बी से सी और सी से डी आएगा। इसका मतलब है कि बी के क्लोजर में डी मिला, डी के क्लोजर में उसका डिपेंडेंट मिला, मतलब ये चारों डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अब मेरा ये तो मैंने ये निकाल लिया कि इस पूरी डिपेंडेंसी के जो तीन रिलेशन बनाए थे उसमें कौन कौन सी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, ये मेरी पहली स्टेप हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि जो मेरी डिपेंडेंसीज का जो सेट बना है फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 में क्या आया, फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 में आया मेरा ए एरो बी ओनली, यहाँ से उठाया मैंने, ये मेरा एफ डी का सेट 1 है। मैं अगर बात करता हूँ फंक्शनल डिपेंडेंसी 2, तो 2 के सेट में मेरा क्या आया, बी एरो सी और सी एरो बी, ये मेरा कहाँ से आया, दिस इज माय फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 का सेट आया, और दिस इज माय फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 का सेट आया। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ, दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 के सेट में मुझे क्या मिलता है, बी एरो डी भी एग्जिस्ट करता है और डी एरो बी भी एग्जिस्ट करता है। अब मुझे चेक करना है कि इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज में क्या ये लॉजिकली ये सारी डिपेंडेंसीज मिल सकती हैं क्या। मुझे फिर से सुनेंगे, इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के सेट में मुझे चेक करना है क्या सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो ओरिजिनल रिलेशन की थी क्या वो मिल सकती हैं, और मुझको चेक करना रहेगा कि क्या ये मुझे मिलती है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपल सा काम मुझे क्या करना है, मैं इन तीनों डिपेंडेंसीज के सेट का यूनियन करूंगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 यूनियन फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 यूनियन फंक्शनल डिपेंडेंसी 3। ये तीनों मतलब इसमें इस सेट में क्या क्या आएगा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन आएगा 1 2 3 सेट का, मीन्स इसमें आएगा, इस सेट में आएगा ए एरो बी, बी एरो सी, सी एरो बी, बी एरो डी और डी एरो बी। ये डिपेंडेंसीज का सेट मारा मेरे यूनियन का, और इस सेट में अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरी जो ओरिजिनल डिपेंडेंसीज का सेट था वो सभी इसमें एग्जिस्ट करती हैं क्या। जो मैंने अभी प्रोसेस की थी अब मैं सेम प्रोसेस को दोबारा से करूंगा रिवर्स डायरेक्शन में और चेक करूंगा
कि क्या वो सारी डिपेंडेंसी इसमें मिलती हैं। इनको मैं अभी 1 by 1 चेक करता हूँ। ओके, इसमें मुझे अब चेक करना है कि जो मेरी पहली डिपेंडेंसीज है ए एरो बी, क्या वो मेरी इस सेट में, इस यूनियन वाले सेट में एग्जिस्ट करती है। तो सेम रूल इसके लिए भी है, मुझे ए एरो बी चेक करना है। तो ए एरो बी तो डायरेक्टली यहाँ पे दिख रही है मुझे, इसका मतलब है कि ए एरो बी इस सेट में एग्जिस्ट करती है। जो मेरी ए एरो बी वाली जो डिपेंडेंसीज है, पहली डिपेंडेंसीज है, वो डेफिनेटली इस सेट में एग्जिस्ट करेगी। तो मैं बोल दूंगा कि ये डिपेंडेंसी मेरी इस सेट में फाइनली एग्जिस्ट करती है। दिस इज ट्रू। अब मुझे चेक करना है बी एरो सी के लिए कि क्या बी एरो सी इसमें एग्जिस्ट करती है। तो बी एरो सी का सिंपल सा तरीका है, मैं फिर से चेक करूंगा। बी एरो सी को चेक करने का लॉजिक यही है कि आपको क्या करना है, बी का क्लोजर निकालना है, और बी के क्लोजर में अगर डिपेंडेंट आता है, बी के क्लोजर में अगर सी आता है, तो मैं बोल दूंगा ये डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये कैसे पता चलेगा? अब बी का क्लोजर कैसे निकालूंगा मैं? बी का क्लोजर निकालूंगा इस सेट की हेल्प लेके। मुझे डिपेंडेंसी का ए वाला सेट लेना है और इस सेट के थ्रू इसका क्लोजर निकालना है। तो निकालते हैं बी का क्लोजर। बी के क्लोजर में बी आएगा, बी के बाद यहाँ पे सी आएगा। ओके, बी एरो सी तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख भी रही थी हमको, डायरेक्टली अवेलेबल है। जब डायरेक्टली अवेलेबल है तो ये डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, राइट। अब मैं देखता हूँ, तो दो डिपेंडेंसी हमने चेक कर ली, बी एरो सी और ए एरो सी, तो डायरेक्टली इसमें दिख ही नहीं थी। तो इसको ज्यादा चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 डिपेंडेंसी डायरेक्ट गिवन है। अब मैं चेक करता हूँ सी एरो डी के लिए कि सी एरो डी भी इसमें अवेलेबल है क्या। तो सी एरो डी, सी एरो डी, सी एरो डी इसमें नहीं है। तो क्या ये तो डायरेक्टली तो नहीं दिख रही इसमें मुझे, तो क्या ये लॉजिकली एग्जिस्ट करती है? तो लॉजिकली एग्जिस्ट करने के लिए सी का क्लोजर निकालो। क्लोजर में अगर उसका डिपेंडेंट आता है तो वो बोल सकते हैं उसको कि उसमें वो डिपेंडेंसी मिलेगी। तो सी का क्लोजर कैसे निकालेंगे? यूनियन वाले सेट से देखेंगे तो सी ऑलरेडी इसमें आएगा, सी से बी आएगा, सी से बी आया, फिर बी से डी आएगा, और डी से फिर बी आएगा। तो ये कुछ उसमें मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि सी एरो डी के केस में, सॉरी, ओके ओके फाइन, सी और डी के केस में सी यहाँ पे था, सी के क्लोजर में डी यहाँ पे मिलता है, सी के क्लोजर में डी यहाँ पे मिलता है। इसका मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी इस लॉजिकल सेट में एग्जिस्ट करती है। तो हम इसको बोलेंगे यस, ये तीसरी डिपेंडेंसीज भी ये डायरेक्टली नहीं दिख रही इस सेट में, लेकिन ये इनडायरेक्टली इस सेट में गिवन है। फिर से देखेंगे, सी एरो डी जो डिपेंडेंसीज थी वो डायरेक्टली इस सेट में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें है। वो कैसे चेक करेंगे? हम सी का क्लोजर निकालेंगे, और सी के क्लोजर में अगर डिपेंडेंट आता है, सी के क्लोजर में अगर उसका डिपेंडेंट आता है, जैसे सी एरो डी के लिए हमने चेक किया, इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंसी उसमें एग्जिस्ट करती है। अब हम एक और डिपेंडेंसी, जो लास्ट डिपेंडेंसी है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो जब उसको चेक किया हमने डी एरो बी के लिए, तो डी एरो बी के लिए जब हम चेक करेंगे तो क्या डी एरो बी इसमें एग्जिस्ट करती है? तो चेक करते हैं डी एरो बी, डी एरो बी, यस, डी एरो बी तो डायरेक्टली इसमें गिवन है, तो ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ओरिजिनल डिपेंडेंसीज थी वो सारी इस यूनियन में, जो ये यूनियन है, इस यूनियन में वो सारी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती हैं। और जब सारी डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये डिपेंडेंसी मेरी जो थी वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। जो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डिपेंडेंसी मेरी कैसी है, डिपेंडेंसी मेरी प्रिजर्व है यहाँ पर, राइट। तो इसका आंसर क्या आया कि डिपेंडेंसी मेरी प्रिजर्व है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि मुझे करना, इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए दो पार्ट में पहले सॉल्व करना रहेगा। पहला मुझे चेक करना है कि जो मेरी ओरिजिनल फंक्शनल टेबल की डिपेंडेंसीज हैं वो, और फिर जैसे इसको मैं फिर से समझाता हूँ, फाइनली कंक्लूड करूं तो इसको, जो मेरा डिकम्पोजिशन वाला रिलेशन है, उस डिकम्पोजिशन वाले रिलेशन में क्या क्या पॉसिबल डिपेंडेंसीज हो सकती है, ये मेरा पहला टारगेट है स्टेप 1 में। स्टेप 1 में मैंने क्या किया, जितनी भी मेरी डिपेंडेंसीज ओरिजिनल डिकम्पोजिशन वाले सेट में थी उनको यहाँ पे निकाला, और उनको निकालने के बाद मैं चेक करूंगा उनका यूनियन,
और फिर उस यूनियन में चेक करूंगा कि जो ओरिजिनल डिपेंडेंसीज का सेट था वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो करता है तो डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, अगर वो उनमें से एक भी अगर डिपेंडेंसी जहाँ पे नहीं ड्राइव हो सकती है तो मैं बोलूंगा कि मेरी डिकम्पोजिशन में के बाद मेरी डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं है। सो इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा, इसके बाद हम अगली वीडियो में एक दो क्वेश्चन और देखेंगे सो दैट आप लोग इसको और अच्छे से न्यूमेरिकल को समझ पाओ, सॉल्व कर पाओ। सो प्लीज थैंक यू। अगर आपने प्लीज लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज करिए। सो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगली वीडियो में इसकी और एक्सरसाइज करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।